हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स POLS 201 की जो आपकी बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स की जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 से आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 3 टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति, परिभाषा, स्वरूप और क्षेत्र, तुलनात्मक विधि, और लास्ट है अधिनायकवादी प्रजातंत्रीय शासन। तो जो आपकी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है वो उसमें जो है हम तीसरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि जो आपके फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो हम थर्ड टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि थर्ड टॉपिक या तो इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है या थर्ड से, तो हम थर्ड टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। देख लेते हैं। अगर आप मोस्टली स्टूडेंट ने बोला था कि मैम थर्ड टॉपिक कवर कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में से भी एक टॉपिक कवर करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बाकी की 3 यूनिट्स कवर करने के बाद जो है वो फर्स्ट टॉपिक पर भी कॉन्सेंट्रेट करूँगी। पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो आपका जो टॉपिक है वो है अधिनायकवादी प्रजातंत्रीय शासन। तो सबसे पहले हम अधिनायकवादी का अर्थ जान लेते हैं। अधिनायक या तानाशाही, तानाशाही में शासन की तानाशाही में शासन की सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है। अधिनायक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं करता है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक शासन की शक्ति उसके हाथ में रहती है। मीन्स जो अधिनायकवादी होती है या अधिनायक तंत्र या तानाशाही सरकार जो है उसको कहा जाता है जिसमें जो शासक है उसके हाथ में जो है शक्ति उसके हाथ में रहती है जब तक जो है वो अपने पद पर रहता है, जब तक जो उसके पास शासन की शक्ति उसके हाथ में रहती है। 2 परिभाषाएं लिखेंगे। उसके बाद हम फीड के अनुसार तानाशाही राज्य के अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्तियां प्राप्त करना है। दूसरी है न्यूमैन के अनुसार तानाशाही एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का वह शासन है जिन्होंने राज्य में सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है, वह उस सत्ता को उपभोग बिना किसी रोक से कर सकता है। तो ये 2 परिभाषाएं हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं लक्षण कि तानाशाही सरकार की क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है कि राज्य की निरंकुशता। दूसरा है राज्य साध्य है और व्यक्ति एक साधन है। यहाँ पर बोला गया है कि जो तानाशाही शासन होता है उसमें जो है वो राज्य को महत्व दिया जाता है, राज्यों के एक साध्य के रूप में देखा जाता है, जबकि व्यक्ति को उस राज्य का विकास करने का एक साधन के रूप में माना जाता है। फिर आता है राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता। यहाँ पर बोला जाता है कि राज्य और समाज में जो है कोई अंतर नहीं है। राज्य और समाज एक सिक्के के 2 पहलू हैं। समाज तभी कार्य कर सकता है अगर राज्य है। मीन्स कि यहाँ पर केवल और केवल किस पर फोकस किया जाता है? राज्य पर। राजनीतिक दल का अभाव या एक दलीय, मुख्यतः तानाशाही सरकार वहीं पर मिलती है जहां पर एक ही दल का शासन हो। मीन्स कि एक दलीय शासन प्रणाली जो है वो अपनाई जाए। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि किस देश में जो है वो एक दलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो कमेंट सेक्शन में आप बच्चे लिखेंगे। फिर आता है एक नेता का गुणगान। जैसे आपने देखा होगा कि कई देशों में एक ही नेता का गुणगान किया जाता है, तो कौन से राज्य हुआ? वो है तानाशाही राज्य। 2 या 3 तानाशाही राज्य को तो आप इजीली न्यूज़ में भी आते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। फिर आता है अधिकार और स्वतंत्रता का ना होना। जो तानाशाही राज्य होता है उसमें जो नागरिक होते हैं उनको अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं दी गई होती है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसका कार्यकाल? जो शासन कर रहा है, जो शासक है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। हिंसा तथा शक्ति में विश्वास। जो तानाशाही राज्य होते हैं उसमें जो है वो हिंसा तथा शक्ति में विश्वास किया जाता है। साम्राज्यवादी नीति को अपनाया जाता है। प्रेस तथा रेडियो पर नियंत्रण। प्रेस तथा रेडियो की स्वतंत्रता नहीं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, धर्म के विरुद्ध। यहाँ पर मुख्यतः एक ही धर्म को जो है वो मान्यता दी जाती है। फिर आता है जातीयता। तो ये हमने पढ़े तानाशाही राज्य के लक्षण या अधिनायकवादी राज्य के लक्षण। स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को ये बताओगे कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। आपने लक्षण तो पढ़ लिए, अब आप मेरे को बताओगे कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। अब हम फोकस करते हैं इसके गुण व दोष पर। तो सबसे पहला जो इसका गुण है वो है
दृढ़ तथा स्थिर शासन की जो तानाशाही सरकार होती है उसमें बार बार चुनाव नहीं करवाने पड़ते हैं, एक ही सरकार का शासन रहता है, जिसके कारण इसको दृढ़ तथा स्थिर शासन कहा जाता है। अब इसका एक दोष ये भी है कि यह हिंसा और शक्ति पर आधारित होता है। इसमें मुख्यतः किसको बल दिया जाता है? हिंसा पर। शासन में कुशलता बनी रहती है, क्योंकि अगर एक ही सरकार का शासन होगा तो सरकार को अपनी नीतियों और अपने कार्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, वो एक ही नीति के अंतर्गत अपना पूर्ण शासन कर सकता है। व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसका दोष ये है कि व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता और व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संकट काल के लिए उचित सरकार। अब जो तानाशाही सरकार होती है उसमें लोगों के पास कोई भी अधिकार या कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है लोगों की, जिस कारण जो है संकट काल में जैसे कि सरकार जो भी निर्णय लेना चाहती है वो किसी के दबाव के बिना ले पाती है। नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जहां पर नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है वहां पर जो है वो तानाशाही सरकार मानी जाती है। अब नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं, अपनी सरकार का निर्माण नहीं, शासन में कोई भागीदारी नहीं, तो यहाँ पर यह बोला गया है। फिर आता है नीति में एक रूपता, जहां ऐसे मैंने आपको बताया कि शासन में कुशलता कैसे आती है, नीति में एक रूपता है। अब फॉर एग्जाम्पल भारत में भाजपा और कांग्रेस तो सरकारें हैं, दो दल हैं। अब इन दो दल में से अगर भाजपा आ रही है तो भाजपा की अलग नीतियां होंगी, कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस की अलग नीति होगी, तो नीति में एक रूपता नहीं रहती है। बट यहाँ पर नीति में एक रूपता है। अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध, ये अंतर्राष्ट्रीयता में जो है वो का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, फिर यहाँ पर आती है विस्तार की नीति। नेक्स्ट है उचित नियमों पर आधारित निर्बल उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है प्रशासन खर्चीला नहीं है। फिर आता है दोष में क्रांति का डर। नेक्स्ट है राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। यहाँ पर है चरित्र के विकास में बाधा। सामाजिक तथा आर्थिक विकास, यह नागरिकों में उदासीनता उत्पन्न करता है। यह है राष्ट्रीय एकता। सो यहाँ से मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए। फिफ्थ है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, की जो है ये राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है और यहाँ पर बोला है कि विस्तार की नीति अपनाता है। मीन्स कि जो तानाशाही सरकार होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विस्तार करना चाहती है अपने राज्य का, अपने देश का। उचित नियमों पर आधारित, यहाँ बोला गया है कि ये उचित नियमों पर आधारित होती है, जबकि दूसरी तरफ बोला गया है कि निर्बल उत्तराधिकारी है। निर्बल उत्तराधिकारी ऐसे है क्योंकि अगर एक ही सरकार, एक ही दल वहाँ पर शासन करेगा तो मुख्यतः जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही परिवार का शासन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा वो भी उतना ही सक्षम होगा जितना कि दूसरा पहले वाला उत्तराधिकारी था या राजा था। राजा का पुत्र जरूरी नहीं है कि वो भी जो है वो उतना ही सक्षम होगा, तो निर्बल उत्तराधिकारी मिलते हैं। और यहाँ पर राजतंत्र तो नहीं है कि अगर उत्तराधिकारी निर्बल है तो कोई दूसरा उसको हटाकर गद्दी प्राप्त कर लेगा, नहीं। अगर उत्तराधिकारी निर्बल है तो उसका जो है वो उससे आगे उसका पुत्र जो है वहाँ पर शासन करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रशासन खर्चीला नहीं है। अब प्रशासन ऐसा खर्चीला नहीं है कि बार बार चुनाव नहीं होंगे, और चुनाव नहीं होंगे तो प्रशासन का जो है वो खर्च बच जाता है। और अगर एक सरकार की ही नीतियां अपनाएंगे तो नीतियों के परिवर्तन में भी कोई धनराशि खर्च नहीं होगी। क्रांति का डर, यहाँ पर बोला जाता है कि जो तानाशाही जो सरकार होती है वहाँ के लोग जो है वो बार बार क्रांति करते रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब अधिकार प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे? क्रांति ही करेंगे। राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है, यहाँ पर बोला है कि चरित्र के विकास में बाधा। जहाँ पर राष्ट्र अब विस्तारवादी नीति होगी तो राष्ट्र का सम्मान तो बढ़ेगा, पर जो व्यक्ति है उस राष्ट्र में रहने वाले उसके चरित्र का विकास नहीं होगा। समाज तथा आर्थिक विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, अब इतना मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया होगा। यह नागरिकों में उदासीनता उत्पन्न करता है। एक कारण बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेरे को। राष्ट्रीय एकता की एकता बनी रहती है राष्ट्रों के मध्य। अब हम देख लेते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रजातंत्र, अब जिन बच्चों ने मेरे को बताया होगा कमेंट सेक्शन में कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि प्रजातंत्र ये शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। अब एक प्रजातंत्र के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। संसार के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र को अपनाया गया है। अधिकांश
साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की तानाशाही समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा दी गई है कि प्रजातंत्र का अर्थ वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य की सत्ता प्रजा अर्थात जनता के हाथ में हो। प्रोफेसर डायसी के अनुसार प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो। या दूसरी परिभाषा दी है प्रोफेसर सीले के अनुसार प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। स्टूडेंट्स, प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जो है वो सत्ता का, सरकार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा। उसको क्या बोलेंगे? प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही सरकार का जो है वो निर्माण किया जाता है। और रही जो आपके अटेम्पटेशन की बात कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो प्रीवियस ईयर में आपको अटेम्पटेशन की वीडियो भी प्रोवाइड की गई है, तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर अटेम्पटेशन की वीडियो भी देख लें ताकि आपके मार्क्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएं। अब हम विशेषताएं पढ़ लेंगे। सो पहली आपकी विशेषताएं है दी गई है जनता की प्रभुसत्ता। अब आप जो है वो भारत की शासन प्रणाली के साथ इसको जोड़कर देखेंगे। ये जो आपके पॉइंट दिए गए हैं आपको खुद समझ आते जाएंगे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जनता का शासन, क्या भारत में जनता का शासन है? क्या आप चुनावों में भाग लेते हैं? तो हाँ, हम चुनावों में भाग लेते हैं। तो क्या शासन, किसका शासन हुआ? जनता का, जनता का हित। सरकार किसके हित में कार्य करती है? जनता के हित में। हाँ, सरकार जनता के हित में ही कार्य करती है। नेक्स्ट है समानता। सभी धर्मों की समानता दी गई है, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, समानता देखी जा रही है। शासन में भाग लेने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सबसे बड़ा जो है वो शासन में हम लोग भाग लेते हैं, हम अपनी सरकार का हम निर्माण स्वयं करते हैं। स्वतंत्रता, क्या भारत के किसी भी भाग, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश में बिना किसी पक्षपात के जा सकते हैं, या आपको किसी भी देश के किसी भी भाग में जाने की मनाही तो नहीं है। तो क्या है? हमें स्वतंत्रता दी गई है। कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकार भी है ये हमारा, कानून के समक्ष समानता। क्या आप कानून के समक्ष समानता दी गई है? हाँ, हमें कानून के समक्ष समानता दी गई है क्योंकि हम अपना कोई भी मुकदमा जो है वो कानून के समक्ष जो है पेश कर सकते हैं, और कानून के सामने सभी व्यक्तियों को, सभी के लिए एक जैसे जो है वो नियमों का निर्माण किया गया है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से या उच्च वर्ग से। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता न्यायपालिका है। राजनीतिक दल, क्या आपके देश में एक ही राजनीतिक दल है? नहीं, ये 2 या 3 राजनीतिक दलों का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप। धर्मनिरपेक्षता, हाँ, हमें धर्मनिरपेक्षता भी दी गई है क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमें किसी भी धर्म को मानने का, अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। वैश्विक मताधिकार, हाँ, हमें वैश्विक मताधिकार दिया गया है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसको जो है वो क्या दिया गया है? वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार से हमारे प्राय उस अधिकार से है जिसको जो है वो वोट देने का अधिकार जो है कहा जाता है। मीन्स कि हम अपनी इच्छा अनुसार जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो है वो वोट दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ ली, इसका हमने अर्थ पढ़ लिया, और तानाशाह का भी अर्थ और लक्ष्य, गुण तथा दोष पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रजातंत्र के गुण तथा दोष। सो पहला जो आपका गुण है वो है कि यह सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है, और दोष ये है कि यह अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन है। यह जनमत पर आधारित है। जनमत मीन्स लोगों पर आधारित है। यह गुणों के स्थान पर संख्या के अधिक महत्व देता है। यहाँ पर बोला गया कि जनमत पर आधारित है, तो यहाँ दोष में बोला गया कि यह जनमत पर आधारित है, परंतु जनमत किस पर आधारित है? लोगों की संख्या पर। लोगों की संख्या पर ऐसे आधारित है कि वोट से अगर एक व्यक्ति भी जीत जाता है तो वो जनमत से, बहुमत से जीत जाएगा। और यह कहते हैं कि यह संख्या की अधिक महत्व देता है, कि संख्या पर अधिक महत्व देता है। समझ गए होंगे आप। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह मैंने आपको उसके लक्ष्य में ही बता दिया, ये विशेषता में ही बता दिया कि जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह उत्तरदायी शासन नहीं है। फिर कहा गया है यह स्वतंत्र तथा बंधुत्व पर आधारित है।
यह स्वतंत्रता पर आधारित है। या फिर राजनीतिक दलों का अवगुण, बोला गया है कि जहाँ पर राजनीतिक दल होते हैं वहाँ पर राजनीतिक दलों के अवगुण भी शामिल होते हैं। बार बार जो है वो सत्ता में परिवर्तन देखा जाता है। स्थायी तथा उत्तरदायी शासन, यहाँ पर बोला है कि जो उत्तरदायी शासन है, अगर कार्य नहीं करती है सरकार तो सरकार को आसानी से जो है उससे पद से रहित किया जा सकता है। पर यह बोलता है कि ये बहुत खर्चीला है दोष में, क्योंकि बार बार चुनाव होंगे, हर 5 वर्ष बाद, हर 1 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ये खर्चीली प्रणाली भी है। दृढ़ तथा कुशल शासन व्यवस्था, बोला गया है कि इसमें कुशल शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर दोष में कहते हैं कि अमीरों का शासन है, कुशल शासन व्यवस्था नहीं है, केवल अमीरों का ही शासन जो है वो प्रजातंत्र को कहा गया है। जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अब हर व्यक्ति बेशक मताधिकार दिया गया, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वोट डालेगा तो क्या राजनीतिक शिक्षा मिलेगी। तो बोलते हैं कि बहुमत की तानाशाही है। अब यही बात आ गई कि यह जो आपको ऊपर बोला गया था कि यह संख्या पर को अधिक महत्व देता, तो बोला है कि बहुमत की तानाशाही है, क्रांति का डर नहीं। यहाँ पर कोई क्रांति का डर नहीं रहता क्योंकि जनता की ही सरकार है। यह वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है। बोला गया कि बहुमत का शासन नहीं है, यह अमीरों का शासन है। नेक्स्ट है, यह देशभक्ति या राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि करता है। यह राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति को रोकता है। यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अस्थायी तथा कमजोर शासन है, क्योंकि बार बार चुनाव होंगे अगर सरकार अच्छे से कार्य नहीं करेंगी। लास्ट है, व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति पर ज़्यादा महत्व देता है। राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नैतिकता का स्तर गिर जाता है। तो ये थे आपके गुण तथा दोष। अब आएंगे आपके अंतर। तो अंतर प्रजातंत्र तथा अधिनायकवादी या तानाशाही में अंतर। तो स्टूडेंट अंतर जो है वो आप जो है वो खुद करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको समझ आ गए होंगे। जनता का शासन है, यह व्यक्ति अथवा एक पार्टी का शासन है। जनता पर आधारित, शक्ति पर आधारित। सरकार के शांतिपूर्ण साधनों द्वारा बदला जा सकता है, सरकार को केवल क्रांति द्वारा बदला जा सकता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास, राज्य का विकास। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, स्वतंत्रताएं नामांतर की। समानता पर आधारित, समानता को कोई महत्व नहीं। शांति तथा व्यवस्था में विश्वास, युद्ध तथा हिंसा में विश्वास। साम्राज्यवाद में विश्वास, साम्राज्यवाद के विरुद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास। सरकार की आलोचना का अधिकार, सरकार की आलोचना करने के अधिकार प्राप्त नहीं। दलों का होना अनिवार्य, कोई दल नहीं अथवा एक दल। सरकार और राज्य में भेद, सरकार और राज्य में भेद नहीं। सरकार का उत्तरदायित्व, सरकार का अनुत्तरदायित्व, मीन सरकार उत्तरदायित्व नहीं है, और यहाँ पर बोला है कि सरकार का उत्तरदायित्व है। तो ये है इसके दोष। मेरे को पता है कि आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि इजी आपको, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो समझ आ गए होंगे। इजी है, काफ़ी इजी है, आपको समझ आ गए होंगे। सो ये थी आपकी जो बुक है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स PLS 201 यूनिट 1 यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। अब हम करेंगे यूनिट 2 और उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 आपकी कंप्लीट बुक कवर। पेपर से पहले बुक कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।